नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पहल एंटरटेनमेंट की एक नई पहल में। और आज अगर आप हड्डी के जोड़ों की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब सर की बात करें, सर एक पहली शख्सियत है जिन्होंने नवी मुंबई में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट नी सर्जरी की। इनके बारे में मैं चाहूंगा सर आप एक बार हमारी जनता को अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं डॉक्टर प्रमोद भोर, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, नवी मुंबई में लास्ट 18-19 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी का डायरेक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हूँ। खारगर मेडिसिटी हॉस्पिटल खारगर में भी डायरेक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हूँ। नवी मुंबई का फर्स्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं बट रोबोटिक जॉइंट असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो मैंने किया है फर्स्ट। हमने जो शुरुआत की थी रोबोटिक असिस्टेड जॉइंट रिप्लेसमेंट में वो 2,500 साल पहले मार्च 2022 में शुरुआत हुई थी। Now we are in 2024. 2025 में आ जाएगा तो 3 साल पूरे होंगे अभी जी। वो शुरुआत वो जर्नी तभी से रही है इसमें। जी सर। तो सर इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारी जो आम जनता जो इस देख रही है इस वीडियो को, वो सीखना चाह रही है कि जो हेल्थ ज्वाइंट से जुड़े हुए जो समस्याएं होती हैं, हमारी हड्डियों से जुड़ी समस्या, हेल्थ ज्वाइंट क्या होता है, तो आम भाषा में हमारी जनता को पता चले हेल्थ ज्वाइंट क्या होता है। हेल्दी ज्वाइंट मैं कहूंगा। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी हूँ और जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन भी बोलता हूँ। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जॉइंट रिप्लेस करने से पहले उसको बचा पाए। बचाने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हेल्दी जॉइंट्स होते क्या है। जॉइंट यानी क्या होता है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट यानी घुटना या हिप का जॉइंट जो है, ये सारे जॉइंट्स हैं। जो हाथों में भी सारे जॉइंट्स हैं। तो जॉइंट यानी दो हड्डियां जहां पर एक दूसरे के साथ जहां पर मेल खाती हैं और उसमें मूवमेंट होता है, वो जॉइंट होता है। बेसिकली वो जॉइंट बॉल एंड सॉकेट हो सकता है, हिंज हो सकता है, अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। बट मेन ये होता है कि दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है। जैसे घुटना इज द बिगेस्ट जॉइंट, वन ऑफ द बिगेस्ट जॉइंट, जिसमें बोन है, बोन के ऊपर कार्टिलेज है और बीच में स्टेबलाइजेशन के लिए लिगामेंट्स है। हेल्दी जॉइंट का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग बोन्स जो यानी फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कार्टिलेज जो है आपका, कार्टिलेज स्मूथ होना चाहिए। कार्टिलेज से थोड़ा सिंप्लीफाई करें। कार्टिलेज यानी जॉइंट के ऊपर, हड्डी एक के ऊपर एक घसेगी तो घसेगा जी। तो कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट माइल्ड स्पॉन्जी लेयर होता है। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट एक लेयर होता है जिसमें जो अपने को जॉइंट को स्मूथ मूवमेंट करने के लिए मदद करता है। और कार्टिलेज के प्लस जो घुटने में स्पेसिफिकली हमारे पास कुशन्स रहते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं वो और शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। और लिगामेंट्स जो है जो दोनों हड्डियों को ऊपर या नीचे से स्टेबलाइज करते हैं, उनको बांधती है रबर बैंड की तरह, ताकि जॉइंट एक दोनों तरफ अनस्टेबल ना हो, यानी घुटना अपना एक तरफ कोई खुले ना, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये लिगामेंट्स, ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। तो हेल्दी जॉइंट का मतलब स्ट्रॉन्ग बोन्स, सॉफ्ट कार्टिलेज जिसमें कोई खड्डा ना हो, मेनिस्कस के कुशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, और इलास्टिक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स। सो दीज आर हेल्दी जॉइंट्स। हेल्दी जॉइंट एक नॉर्मल यंग पेशेंट में होता ही है। अलॉन्ग विद दैट हम बोलेंगे जैसे जैसे एज होता है उसमें वेयर एंड टेयर होता है, तो वो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से आर्थराइटिस होने शुरू। तो सर कह सकते हैं जैसे भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि गाड़ी की तरह जिसमें शॉक अब्जॉर्बर और सारी चीजें दी हुई है, बट समय के साथ साथ वो चीजें इस्तेमाल के साथ साथ वो चीजें घटती है। फ्रैंकली स्पीकिंग में अगर बोलूं तो अगर हम हमारे ह्यूमन का एनाटॉमी समझ जाए पूरी तरह से, जिस तरह से चलता है, तो हम दुनिया की बेस्ट गाड़ी बना पाए। तो ये सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये सबसे आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है और ये वर्ड बहुत कॉमन लोगों ने सुना होगा, अर्थराइटिस की समस्या। मेरी दादी माँ इनके जोड़ों में रहती है, और इससे एक जुड़ा हुआ और है कि ऑस्टियोपोरोसिस करेक्टली प्रोनाउंस ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये दोनों क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारी जनता को। आर्थराइटिस यानी जॉइंट का वेयर एंड टेयर, तो उम्र के हिसाब से या कोई और कारण से जब हड्डी घिस जाता है, जॉइंट घिस जाता है, कार्टिलेज घिस जाता है, उसे आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस ये हर एक को होने वाली चीज है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ उम्र में होती है या कोई अलग तरह का डिजीज है। वो हर एक को आर्थराइटिस यानी एज रिलेटेड चेंजेस
होने वाले हैं। अभी उससे किसको तकलीफ होता है, किसी को तकलीफ नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। अगर मैं सभी का एक्सरे करूँ तो सभी के एक्सरे में उम्र के हिसाब से चेंजेस दिखेंगे। जैसे घुटना, जैसे बाल सफेद हो रहे हैं वैसे ही घुटना भी घिस रहा है। अच्छा, कोई भी जॉइंट घिस रहा है उसको आर्थराइटिस कहा जाता है। तो उम्र के हिसाब से जो हो रहे हैं उसको हम लोग प्राइमरी आर्थराइटिस बोलते हैं। ओके। और जैसे जैसे कोई और कारण से, यानी जैसे गठिया बोलते हैं, जैसे संधिवात, गठिया, गाउट यानी यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण, ये सब कारण से जब होता है उसे गाउटी या अलग कोई कारण का आर्थराइटिस बोला जाता है। सो आर्थराइटिस के कई कारण होते हैं, और आर्थराइटिस से जब पेन होता है, जब तकलीफ होता है, तो हमें उसको आगे ट्रीट करना पड़ता है। सर, एक गठिया आपने वर्ड बोला, ये बड़ा ही मतलब इसके बारे में बड़ा ही सोल्यूशन बताया जाता है, मतलब देसी इलाज गठिया के बारे में कि इसमें ये लेप लगा दो, ये सही। तो क्या ये जो लेप लगाने से क्या ये चीजें सही होती हैं या और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है? क्योंकि बहुत लोग हमारे देश में उस देसी इलाजों की उसमें आते हैं, तो इस पर थोड़ा सा जहाँ तक अपना इसका सवाल है, तो यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास सारे तरीके के इलाज है। होम्योपैथिक चल रहा है, यूनानी है, और एलोपैथी तो है ही है। मैं एलोपैथिक डॉक्टर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि और कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता, सारी ट्रीटमेंट काम करती है। हर एक ट्रीटमेंट का एक दायरा होता है, इसके आगे ये ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी। सो आर्थराइटिस जब जाते हैं, हम कुछ ग्रेड्स रहते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है, तो उसमें दवाई गोली फिजियोथेरेपी। मैं जो एलोपैथी की बात करूं तो मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी, जो है मेडिसिन लेके पेन कम हुआ, कार्टिलेज रिपेयर करने के लिए कुछ और दवाइयां और एक्सरसाइजेस, ये रेगुलरली अगर हम करते रहेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक्सरसाइज होता रहेगा तब जॉइंट को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। एक लेवल के आगे यही चीज आयुर्वेद में भी हो सकती है, लेप लगाने से भी हो सकती है, कोई भी चीजों में से करते समय ये जरूर ध्यान देना है कि हमें एक्सरसाइज करके हमारे जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखना काफी ज्यादा जरूरी है। एक लेवल के आगे जैसे ग्रेड 3 या ग्रेड 4 आर्थराइटिस आ गया, जिसमें मैकेनिक चेंजेस आ गए, यानी घुटना टेढ़ा हो गया, ज्यादा ही दर्द कर रहा है, गोली से असर नहीं हो रहा, तब जाके हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ सर्जरी है, नहीं मैं कोई आयुर्वेदिक ट्राई करता हूँ। सर्जरी का लेवल आ चुका है तो आप कोई भी चीज लेप लगा के ठीक नहीं कर सकते, तो वो लेवल आ चुका है। ट्रीटमेंट अभी तक है जहाँ तक उसका धंधा है, यानी उसका लेवल है। से भी एलोपैथ तो जो क्रिटिकल लेवल की चीजें होती हैं उसके लिए एलोपैथ यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ऐसी बार देखा गया है कि जो क्रिटिकल टाइप की चीजें होती हैं उसके लिए एलोपैथ ही सोल्यूशन, इमीडिएट फाइनल सोल्यूशन। सर, बातों बातों में हम लोग बहुत ज्यादा इसके डिटेल में चले गए, मैं चाहता हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी आप बताते चले। सो आर्थराइटिस की बात करते ऑस्टियोपोरोसिस रह गया। सो ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस ये हैंड इन हैंड चलता है, ये दोनों साथ में चलते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि आर्थराइटिस ये उम्र के हिसाब से वेयर एंड टेयर होता है, वैसे ही आर्थराइटिस जो है वो वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट्स है, यानी कार्टिलेज खराब हो रहा है या लिगामेंट्स टाइट हो रहे हैं, ये इसको आर्थराइटिस बोला जाता है। सिमिलरली जब बोन का कैल्शियम लेवल है वो जब कम हो जाता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ज्यादा कम होने को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, थोड़ा कम होने को ऑस्टियोपीनिया बोला जाता है। अच्छा, तो ऑस्टियोपोरोसिस ये नॉर्मली ओल्डर एज ग्रुप में हमेशा देखा जाता है। उसका ट्रीटमेंट मेजरली कैल्शियम, विटामिन डी ये सब लेना उसका मेजर ट्रीटमेंट है। कहा जाता है कि अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज करने से मतलब वेट उठाता हूँ, वेट लिफ्टिंग और ये सब चीजें, तो क्या इससे बोन्स बहुत मजबूत रहती हैं? मतलब अभी मुझे कुछ करना चाहिए या फिर ये इट इज एनफ? मतलब सो जी हेल्थ या हेल्दी बोन्स एंड हेल्दी जॉइंट्स के लिए एक्टिविटी इज अ मस्ट। ओके, ये तो डेफिनेटली है कि एक्टिविटी मस्ट है। ये भी समझना जरूरी है कि बोन्स जो है एक्टिविटी से स्ट्रांग रहेंगे। जैसे आप अगर एक्टिविटी कर रहे हो और फिर कैल्शियम, विटामिन डी और अदर मेडिसिन जो प्रोटीन्स वगैरह ले रहे हो, तब जाके आपको कैल्शियम बोन स्ट्रांग होंगी। सो जैसे कैल्शियम रिच फूड्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑरेंजेस एंड ऑल नॉन वेजिटेरियन फूड, अगर ये आप लेते रहो तो आपका कैल्शियम आ रहा है, प्लस प्रोटीन्स ले रहे हो, प्रोटीन्स आ रहा है, तो आपका ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। साथ में आप एक्सरसाइज करो तो डेफिनेटली, अगर सिर्फ आप फूड लेते रहो और एक्टिविटी ना करो तो वो उतना फायदा नहीं करेगा, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। स्ट्रेंथ रखने के लिए एक्टिविटी एक्सरसाइजेस इज अ मस्ट। एक्सरसाइजेस में इसका मतलब ये नहीं कि सडन जर्की मूवमेंट। आफ्टर अ सर्टेन एज जैसे 50-55 के बाद आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लाना भी जरूरी है। एक्टिविटी रखो, सडन जर्की मूवमेंट्स मत करो,
वॉकिंग डेफिनेटली रखना है, नीचे बैठना, बाल्टी मारना है, अगर आपको घुटने का प्रॉब्लम है शुड बी अवॉइडेड, बट दैट डजंट मीन कि स्टॉप डूइंग अदर एक्सरसाइजेस। यानी बहुत लोगों को लगता है कि अगर हमें पेन, घुटने का पेन हो तो हमने चलना बंद कर दें, नो, दैट इज अदर वे अराउंड। उल्टा चलिए, आपके नी पेन्स विल बी अंडर कंट्रोल। व्हेन ज्यादा पेन है, थोड़ा दिन, 2-4 दिन रेस्ट कर लिया, वो बात अलग हो गया, but other than that you should continue with your activity and continue with the exercise. Okay, got it sir. सर एक और जनरल मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे क्या होता है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है या मतलब कोई हड्डी में, जॉइंट में दर्द हो रहा है, तो एक राइट टाइम मतलब नहीं पता है कि यार अभी कुछ दवाइयां खा ली या किसी ने कुछ देसी इलाज या कुछ बता दिया। तो आपने जैसे ग्रेड के बारे में बात की कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 होता है, तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करने का राइट टाइम क्या है? मतलब मैं कह दूं कि एक ऐसा पैरामीटर जहां पे सुई चली जाए तो फिर अब भाई डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, ये कब ऑफ करें? पेन बहुत लोगों को होता है, घुटने में पेन है, ये है, उसको रेगुलर हो रहा है। तो समझो आपको कभी आज पेन हुआ और 6 महीने के बाद कभी थोड़ा सा पेन हुआ, और आप रेस्ट करने के, आइस एप्लीकेशन करके या गर्म पानी से सेक करके आपको आराम है, जब एक्टिविटीज कर, सब कुछ कर पा रहे हो, डोंट गेट वरीड अबाउट इट, उसको मत सोचिएगा। अगर आपको पेन फिर से आ रहा है 15 दिन में, महीने में, या आप कोई गोली ले रहे हो दर्द की, अच्छा, मेडिकल स्टोर में जाके दर्द की गोली ले ली, वो करना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा डॉक्टर को मिलो। ये समझ लीजिए कि वो दवाई जो है वो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ दे रही है, आप जो ले रहे हो। जब आप जाके एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को बोलेंगे, वो कारण फाइंड आउट होगा और वो कारण ट्रीट होगा। तो सर कभी साइड इफेक्ट भी हो जाता है, कभी कभी दवाइयां ज्यादा जो ले लेते हैं, उससे लेने से होता ही है। सो बेसिक यही है, सी एनी डॉक्टर डज नॉट राइट एनी मेडिसिन। अगर मैं लिखूंगा कोई दवाई तो मैं उसके सामने लिखता हूँ 5 दिन 10 दिन जी। अपने यहाँ होता क्या है, वो 5 दिन के कितने दिन हो जाते हैं मालूम नहीं, मेरे को दुख रहा है, मैंने जाके वो दवाई खा ली, तो वही दवाई खाने से आगे आपको एसिडिटी भी हो रहा है, गैस्ट्राइटिस अल्सर्स बन रहे हैं, किडनी पे इशू हो रहा है। सो अलग अलग इश्यूज भी हमारी बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं। सो एनीथिंग दैट हैज एन इफेक्ट हैज अ साइड इफेक्ट, ये याद रखिए। सो एनीथिंग व्हिच हैज टू बी, हम उसको माप तोल के देते हैं, इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। उसको अननेसेसरी ज्यादा करोगे तो आपको तकलीफ होगा। ऐसे सिमिलरली गोलियों का भी सिमिलर है और एक्सरसाइज का भी सिमिलर है। एक्सरसाइज भी माप तोल के करिए, आपके एज के हिसाब से करिए। मैं वापस बोलता हूँ, आजकल बहुत सारे लोग मीडिया इन्फ्लुएंस या इवन रील्स बनाने के चक्कर, एक्सरसाइज करने के चक्कर में दे गेट एंड अप हैविंग इंजरीज इन द जॉइंट। स्पाइन्स की बहुत प्रॉब्लम आ रही है जिम में, स्पाइन का प्रॉब्लम आ जाता है, लिगामेंट इंजरीज हो जाती है, एंड विच अगर ये इंजरी हो गई तो आपका जो एक्सरसाइज हो रहा था वो भी बंद हो जाता है। सो दैट इज वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू सर। तो सर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि अपने ज्वाइंट को हेल्दी कैसे रखा जाए, क्या चीजें की जाए जिससे मेरा ज्वाइंट हेल्दी रहे? सो हेल्दी जॉइंट्स रखने के लिए एक सिंपल ये होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इट हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड एक्टिविटी। सो न्यूट्रिशन में ये है कि कैल्शियम रिच, विटामिन डी रिच फूड ये रेगुलरली रखना जरूरी है, अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। उसका एक प्रॉपर डाइट लेना काफी ज्यादा जरूरी है। फूड एट अ यंगर एज ग्रुप एंड ओल्डर एज ग्रुप, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स। लोग मुझे काफी बार पूछते हैं कि हम दवा आप नॉर्मल नेचुरल खाने में से नहीं मिलेंगे नेचुरल खाने में से, बट आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी विद एज थोड़ा कम हो जाती है, सो इसलिए थोड़ा सप्लीमेंट लेंगे तो वो बेटर रहेगा। सो ये नॉर्मल अपना ये है। दूसरा जो है एक्टिविटी लेवल। सो एक्टिविटी के लिए ये है कि एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एज। ओके, अननेसेसरली फॉर अ 70-year-old cannot do similar exercises as a 17 or 20-year-old person. So आप अगर 20-year-old हो तो आप 20-year-old की तरह एक्सरसाइज करो, एंड 70 or 60 या जो भी आपका है 50 के ऊपर, 55 के ऊपर, you should avoid sudden jerky movements. You should take things slowly. Regular exercises होना जरूरी है. It is very important to exercise regularly. Regular walks, regular exercises होना काफी ज्यादा जरूरी है, कि जो एक्टिविटी करेगा उसका ही जॉइंट हेल्दी रहेगा, जो एक्टिविटी नहीं करेगा उसका जॉइंट हेल्दी नहीं रहेगा, उसका जॉइंट आर्थराइटिक हो जाएगा। So this is happened over a period, जहां पर हम लोगों ने देखा है कि काफी बार जब आदमी घर पे ब्लॉक हो जाता है या जाता नहीं है बाहर, तो उसको जल्दी आर्थराइटिस हो जाता है। विथ एज जिनको घुटनों की या स्पाइन की तकलीफ हम अवॉइड करते हैं, नीचे मत बैठिए, बाल्टी मत मारिए, बट दैट डजंट मीन कि आप वॉक बंद करना बंद कर दीजिए या वो जॉइंट का मूवमेंट बंद करिए।
घुटना पूरा मूव होना चाहिए, आगे पूरा पीछे मूव होना चाहिए। मूवमेंट करने के लिए हम मना नहीं कर रहे, बट अवॉइड स्क्वाटिंग, सिटिंग क्रॉस लेग, बिकॉज उसमें अननेसेसरी प्रेशर आता है जॉइंट पे, जहां पर कार्टिलेज का डैमेज ज्यादा होता है, वेयर एंड टेयर जल्दी हो जाता है। और आर्थराइटिस जो लेट होने वाला है वो जल्दी आ जाता है, और फिर उसमें अगर जल्दी हो गया तो फिर नी रिप्लेसमेंट एंड एवरीथिंग जो सर्जिकल मैट ये आ जाता है वो जल्दी शुरू हो जाता है। ओके ओके ओके। जो सर्जरीज होती हैं वो हेल्पफुल होती है? मतलब लोग कहते हैं कि सर्जरी कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, लाखों रुपए खर्च कर दिए, नहीं वर्क किया, और इससे अच्छा तो मैं और दूसरे तरीके ही कर रहा था, मतलब आराम था। ऐसी बहुत भ्रांतियां फैलाई गई है। घुटने की सर्जरी बोलते हैं तो लिगामेंट इंजरीज होती है जो आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट हो जाता है, दूरबीन से होती है, तो वो भी करना जरूरी है। ताकि वो नहीं करेंगे अगर आपके लिगामेंट स्टेबल नहीं है, जॉइंट स्टेबल नहीं है, आपका कार्टिलेज खराब हो रहा है, तो आप नी रिप्लेसमेंट जैसी बड़ी सर्जरी जो अवॉइड हो सकती है वो जल्दी करनी पड़ सकती है। नाउ कमिंग टू कॉमनेस्ट क्वेश्चन, दैट इज नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट करके हमें फायदा नहीं हो रहा, ये बहुत लोग कहते हैं। सो ये लोग जिनका रिप्लेसमेंट हुआ है वो काफी कम बार कहते हैं, बट जिनका नहीं हुआ है या आजू बाजू वाले ज्यादा कहते हैं। इसलिए कहना मैंने कॉमनली देखा है। तो होता क्या है कि मैंने आपको 4 साल बाद मिला, ऐसे हो गया, समझो मैं आपको 4 साल बाद मिला। आपकी उम्र जब मैं आपको पहले मिला था तब 50 थी, अब आपकी उम्र 55 है, 54 है या 55 है। 4 साल पहले आप कैसे चल रहे थे मुझे वो याद है, बट अब अभी कैसे चल रहे थे वो मुझे वो याद नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि ये जो नी रिप्लेसमेंट कराया जा रहा है आपको पेन से मुक्त करने के लिए। सो पेशेंट्स आर रिलीव्ड ऑफ पेन, इट इज नॉट इन डे 1 दैट दे आर रिलीव्ड ऑफ पेन। उसको टाइम लगता है, 1.5-2 महीने एक्सरसाइज एंड ये सब लगता है, तब जाके वो धीरे धीरे सेटल होता है, उसको टाइम लगेगा। जो मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ, मैं नॉर्मल भी करता हूँ, रोबोटिक भी करता हूँ। सुबह मैंने सर्जरी किया, पेशेंट शाम को खड़ा हो जाता है। ये नहीं कि वो खड़ा होना पेन फ्री है, थोड़ा सा तकलीफ होता ही है, दूसरे दिन चलना, तीसरे दिन एक्सरसाइज करना, सीढ़ी चढ़ना, उतरना, ये सब होता है रिप्लेसमेंट के बाद। बट पूरी तरह रिकवर होने के लिए 1-1.5 महीना लगता है, स्ट्रेंथ आने के लिए, नई मूवमेंट्स होने के लिए 1-1.5 महीना लगता है। इसमें ये भी समझना काफी जरूरी है कि ये नी रिप्लेसमेंट या सर्जरी करने से हम आपका उम्र नहीं कम कर रहे हैं। एक 60 ईयर ओल्ड की अगर मैं सर्जरी कर रहा हूँ, वो 60 साल की तरह चलेगा। वो जब 50 या 40 के थे वैसे चलने नहीं लगेंगे, पेन फ्री चलेंगे, लेकिन उनके हिसाब से, उनके स्पीड से। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी कम हो सकता है। सो ये एज इज अ फैक्टर वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एज के साथ में ही चलने वाला है। हाँ, पेन डेफिनेटली नहीं होगा, पेन नहीं होगा। योर जॉइंट्स जो खराब हो रहे हैं या घिस रहे हैं वो घिसना बंद हो जाए। सो इट इज अ प्रिवेंटिव थिंग ऑल्सो, ये उससे आगे तकलीफ नहीं पड़ेगा। लेकिन एज बढ़ने वाला है, और साथ में ये भी समझना जरूरी है कि एक बार रिप्लेसमेंट कर दिया इसका मतलब कैल्शियम लेना बंद नहीं है, इसका एक्सरसाइज करना बंद नहीं है। जॉइंट को हेल्दी रखने के लिए जो करना है वो तो करना ही है, एक्सरसाइज भी जरूरी है और कैल्शियम एंड विटामिन डी ये सब लेना भी जरूरी है, क्योंकि बोन्स तो वही है, सिर्फ बोन को रिसर्फेस कर रहे हैं। राइट, ओके सर, एक और सवाल, एक जनरल सवाल मैं पूछूं कि जैसे कि इस वीडियो को बहुत ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनकी फैमिली में ओल्ड एज लोग होंगे, ज्यादा उम्र के लोग होंगे, तो अक्सर ये जानना चाहते हैं जो ओल्ड एज के लोग हैं कि क्या प्रिवेंटिव मेजर करना चाहिए जिससे कि उनकी जो जोड़े हैं, हड्डियों के जोड़ हैं, वो मजबूत रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होगी हमारी ऑडियंस के लिए सर। अगर हम हाउ टू प्रिवेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस या हाउ टू प्रिवेंट आर्थराइटिस, अगर हम इस चीज पे बात करें, तो ये शुरुआत जो होती है ये सिर्फ ओल्ड एज में उठ के आर्थराइटिस प्रिवेंट करने की बात मत करें। व्हेन इट इज फ्रॉम द यंगर एज, हमें ये समझना जरूरी है कि प्रिवेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम बिफोर द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। यानी अगर घटना खराब होना शुरू हुआ उसके बाद ही आप उसको रोकना चाहो, उसमें कोई पॉइंट नहीं है, खराब होने से पहले ही ट्राई करना शुरू करें। जी, सो फ्रॉम अ यंगर एज रेगुलर एक्सरसाइजेस, कैल्शियम विटामिन डी रिच डाइट, प्रोटीन्स जो मैं कह रहा था ये जरूरी है। अलोंग विद दैट, जब हम यंग होते हैं काफी बार इंजरीज होती हैं अराउंड एनी जॉइंट, लिगामेंट इंजरीज हैं ये, और हम भूल जाते हैं कि नहीं, खेलने के चक्कर में या हमारे रेगुलर वर्क शेड्यूल में हमारे पास ट्रीटमेंट लेने का टाइम नहीं। तो ये ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज एन आर्थराइटिक या मेनिस्कस टेयर या लिगामेंट इंजरी will cause more arthritis earlier, faster arthritis than a normal treated joint.
सो अगर मैं पकड़ूं एक ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी का पेशेंट है जिसको सर ये क्या होता है, थोड़ा हल्का सा अगर बता देंगे। लिगामेंट है एंटीरियर क्रूशिएट, जो मैंने बताया घुटने के अंदर लिगामेंट है, अगर वो लिगामेंट तो फटा हुआ है जी। और आप उसको बिना ट्रीट करे चलते रहो, जो 60 साल में आपका घुटना घिसने वाला है वो आपका 50 या 40 में घुसना शुरू करेगा। अगर 30 साल की उम्र में आपको ACL हो रहा है तो अगर आप उसको ट्रीट करो तो मे बी आपका आर्थराइटिस 58-59 में आएगा, जो 60 के आजू बाजू में है। सो ट्रीट करने से आर्थराइटिस लेटर होता है। सो पहले समझ लीजिए फूड एंड एक्सरसाइजेस, सेकंड इज ट्रीटिंग योर इंजरीज, डू नॉट निग्लेक्ट योर इंजरीज। तीसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, वंस यू आर हैविंग प्रॉब्लम, जैसे स्टार्ट में बताया था कि भी डॉक्टर को मिलना है। अगर आपको रेगुलर पेन हो रहा है डॉक्टर को मिलो। देयर आर मेडिसिंस, देयर आर फिजियोथेरेपी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस व्हिच रिक्वायर टू बी स्टार्टेड। अगर वो हम शुरू करें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं आर्थराइटिस बढ़ने का। कभी कभार घुटने में इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं जिससे रिप्लेसमेंट या सर्जरी अवॉइड हो। सो इंजेक्शन स्टेरॉइड अवॉइड करने चाहिए। स्टेरॉइड सस्ते होते हैं बट उससे आर्थराइटिस फास्ट बढ़ता है। तो नॉर्मली स्टेरॉइड एंड एवरीथिंग अवॉइड करना चाहिए। आपका BP, शुगर, ये सब कंट्रोल में रखना जरूरी है। एक्टिविटीज में एक्टिविटी करना जरूरी है, बट अलॉन्ग विद द एक्टिविटी ये समझना भी जरूरी है कि सडन जर्क वाले एक्टिविटीज अवॉइड करिए आफ्टर अ सर्टेन एज। अवॉइड स्क्वाटिंग, अवॉइड सिटिंग क्रॉस लेग इफ यू हैव नी पेन। उससे आपका आर्थराइटिस जल्दी बढ़ जाता है। प्रिवेंटिव चीजें हैं, प्रिवेंशन के लिए ये कुछ चीजें हैं। ओके सो अभी सर बहुत हमने जो जोड़ों से संबंधित जानकारी थी आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये पूरा पॉडकास्ट देखने में बहुत अच्छा लगा होगा। तो सर एक थोड़ा सा आपसे पर्सनल सवाल भी पूछ लें कि आपका शेड्यूल में देख रहा था इतना व्यस्त सर, ये आप क्योंकि देखिए इस वीडियो को बहुत ऐसे यूथ देख रहे हैं जो कि कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशनल आप क्या सलाह देंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया जाए? बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल, और कहीं ना कहीं आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि मेंटल प्रेशर की वजह से बॉडी में कई ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे आने वाली समस्याएं क्रिएट होती है। तो हाउ एज ए प्रोफेशनल यू आर मैनेजिंग दिस सर? सो definitely everybody has to think about their own lifestyle accordingly and अपना टाइम शेड्यूल वैसे बनाना होता है ताकि ये कर पाए। तो हम अपॉइंटमेंट्स जैसे देना है, ये बहुत जरूरी चीज है कि एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए हम टाइम निकालें। इसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू स्लीप वेल। ओके, अगर आप सो नहीं ठीक से, रेस्ट नहीं कर रहे हो ठीक से, तो डेफिनेटली ऑल थिंग्स मेंटल हेल्थ या जो भी स्ट्रेस, कितने घंटे मूवमेंट? So 6 to 8 hours sleep is very good. 8 hours sleep is very good. You should sleep at least 8 hours a day. काफी जरूरी है for your body to revitalize through whole thing. It is very important to understand कि proper sleep होना जरूरी है। अगर sleep होगा तभी आप बाकी सब activities कर पाओगे, exercise भी कर पाओगे and strength भी बढ़ा पाओगे। मैं मेरे हिसाब से मैं रखता हूँ कि मैं शाम का अराउंड 2 hours 3 hours में इवनिंग आवर्स फ्री रखता हूँ, जबकि मैं रिलैक्स कर पाऊँ, थोड़ा एक्सरसाइज कर पाऊँ। मॉर्निंग आवर्स एक्सरसाइज, फिर मेरा सर्जरीज एंड अपॉइंटमेंट्स, OPDs, एंड देन ब्रेक फॉर अ व्हाइल एंड देन अगेन OPDs इन द इवनिंग which stand out in a proper manner. But हाँ, रखना, वो बैलेंस रखना भी जरूरी है so that patient केयर बना रहे, नंबर 1। हम भी हेल्दी रहे ताकि सब प्रॉब्लम्स ना आए। डेफिनेटली फैमिली है, फैमिली को टाइम देना जरूरी है। Until and unless we are out ऑफ द सिटी, हम छुट्टी पे नहीं, बाहर नहीं है, तब तक हॉस्पिटल या पेशेंट हमारे यहाँ से बंद नहीं होते। क्रूसिन से फर्क पड़ेगा बुखार में, वो नहीं पड़ेगा तो उसको अलग दवाई देनी पड़ेगी। गाइडलाइन बने हैं और वो गाइडलाइन के हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं। सो पढ़ो, बच्चे पढ़ रहे हैं, दे आर वांटिंग टू बिकम डॉक्टर्स। जो प्री बोर्ड्स में है वो तैयारी कर रहे हैं, या जो MBBS कर रहे हैं, कंटिन्यू योर स्टडिंग। डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड आउट कौन सा फील्ड आपको अच्छा लग रहा है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मुझे ऑर्थोपेडिक्स पसंद है, इसलिए मैं खुद मुझे मजा आता है, या आई एंजॉय ट्रीटिंग ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स।
I'm a happy orthopedic surgeon. I treat my patients with my own gut, and I know how I'm treating them. Yeah, even my patients give me the feedback, but I would have been a bad gynecologist. I don't know. So it is always remember, जो आपको फील्ड अच्छी लगे आगे MBBS के बाद भी, तो फील्ड आप चूज कर लीजिए एंड गो विथ योर गट. सो ये बहुत जरूरी है, जो अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट, अपने हिसाब से आपका फील्ड चूज करो आगे, ताकि आप उसको मन से ट्रीट कर पाओ. जबरदस्ती का ट्रीटमेंट या जबरदस्ती की कोई फील्ड चूज मत करिए, because medical is not a profession. It is, you have to live through that medical profession. It is not a profession alone. सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, मजा आना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से काम कर पाओगे. ओके सर, तो आपने बड़ी बेबाकी से बड़ी अच्छे तरीके से इस पॉइंट को रखा. तो सर जाते जाते एक हंसी मजाक हो जाए. मुझे लगता है कि आपको रोहित शेट्टी की मूवी ज्यादा अच्छी लगती होगी. आप पूछिए क्यों? गाड़ियाँ उसमें ज्यादा हड्डियां टूटती है तो ज्यादा लोग इलाज कराने आते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए. और दर्शकों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को आपने लास्ट तक देखा. एंड मैं उम्मीद करता हूं कि काफी जानकारी आपको इस पॉडकास्ट से सीखने को मिली होगी, और ये पॉडकास्ट आपके और आपके परिवार के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. दोस्तों, इस चैनल पे हम ढेर सारे ऐसे ही पॉडकास्ट करने वाले हैं जिससे आपको आप कह सकते हैं सामाजिक रूप से जागरूक होने में आपको मदद होने वाली है. मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप बताएं हमें कि आप किन किन विषयों पे पॉडकास्ट, किन किन विषयों पे जानकारी पे पॉडकास्ट चाहते हैं. और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बहुत बहुत धन्यवाद.